आ जाओ सर, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग लेक्चर। पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग मॉडल। अच्छा, पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग मॉडल की जो थेरी है ना, वो पुट कॉल पैरिटी थेरी से बहुत मिलती जुलती है। मतलब उसी तरीके से हम इसका भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो थोड़ा ध्यान देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे दो सर। क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हो, पैसा दिया है तो वसूल होना चाहिए। क्या लिखूं? पोर्टफोलियो। बहुत बड़ा नाम है यार, खत्म नहीं हो रहा। चलो, बहुत सुंदर। अब कुछ डिटेल लेते हैं सर। मान लीजिए स्पॉट प्राइस है आपकी 50 रुपये, ऊपर जा सकता है। बाइनोमियल मॉडल का थोड़ा बहुत एक्सटेंशन ही है, मतलब बाइनोमियल मॉडल से और पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग मॉडल से आंसर सेम ही आता है। सेम क्या है, एक ही जगह से आया सब। शेयर प्राइस ऊपर जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। ऊपर गई तो 60 रुपये, नीचे गई तो 40 रुपये। यू और डी का मतलब क्या होता है? यू का मतलब ऊपर नहीं होता, पहली बात तो। यू का मतलब होता है अपवर्ड्स, डी का मतलब होता है डाउनवर्ड्स। ठीक है, इसके बाद ले लो कॉल ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें आप 55 रुपये में चाहे तो शेयर खरीद सकते हो। और कॉल वैल्यू क्या निकालनी है भाई? इसी चीज़ के लिए तो पूरा मॉडल देख रहे हैं आप। कॉल वैल्यू निकालना है, प्रीमियम निकालना है, कितना होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो, 10% का है, अपने मन से ले रहा हूँ। टाइम ले लो, 1 साल का है। 1 साल ले लो, 3 महीना ले लो, जैसा आपको ठीक लगता है। ठीक है, अब ध्यान देना, पोर्टफोलियो को रेप्लिकेट करना है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मैं आपको सीधा सीधा सिंपल बताता हूँ कि कॉल लेने के बाद एक्सपायरी पे जो कैश फ्लोज आ रहे हैं, उतने ही कैश फ्लोज मैं आपको बिना कॉल लिए दिला सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, और उस पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट जो है शुड बी इक्वल टू कॉल की प्रीमियम। वाई? या फिर कॉल का जो प्रीमियम है शुड बी इक्वल टू उस पोर्टफोलियो में लगने वाला इन्वेस्टमेंट। वाई? क्योंकि कॉल से जो आपको कैश फ्लोज मिलेंगे एक्सपायरी पे 1 साल बाद, वही कैश फ्लोज पोर्टफोलियो से भी मिलेंगे। जब दोनों से कैश फ्लोज सेम ही मिलने हैं तो दोनों में इन्वेस्टमेंट भी सेम ही लगना चाहिए। अब आप बोलोगे कि इस पोर्टफोलियो को तैयार करने के लिए मान लो 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट लग रहा है, तो कॉल को तैयार करने के लिए 15 रुपये का इन्वेस्टमेंट कैसे लग सकता है? लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अगर आपने कॉल को तैयार करने के लिए यानी कॉल खरीदने के लिए 15 रुपये चार्ज करना शुरू कर दिया, तो लोग कॉल को खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि जो पैसा इसमें कमाया जा सकता है वो इस पोर्टफोलियो में भी कमाया जा सकता है। तो 10 रुपये दे के उतने ही पैसा कमा सकते हैं जब हम, तो 15 रुपये दे के क्यों कमाएं? अब देखो कैसे। सबसे पहली चीज़ तो एक पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, और पोर्टफोलियो में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। आप बाय करो स्टॉक को, लेकिन पूरा स्टॉक मत बाय करो, सिर्फ 0.25 यानी 1/4 स्टॉक खरीदो। अब आप बोलोगे सर शेयर तो 1 मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, फ्रैक्शन में शेयर नहीं मिलते। मानता हूँ मैं आपकी बात। मेरा 0.25 का मतलब है कि 0.25 शेयर एक कॉल ऑप्शन के लिए। अब अगर आप 4 कॉल ऑप्शन ले लोगे तो पूरा 1 शेयर हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली आप 4 कॉल के बदले 1 शेयर लोगे। बस थ्योरेटिकली हम ये कैलकुलेशन ले रहे ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। तो मान के चलो ऐसे, ठीक है। तो आपके जेब से कितने पैसे लगेंगे सर? 12 रुपीज़ 50 पैसा लगेगा। अगर आप पूरा शेयर लेते हो तो 50 रुपये देने पड़ेंगे, और 0.25 शेयर लेते हो तो सिर्फ 12 रुपीज़ 50 पैसा देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद आप कुछ ना अमाउंट बैंक से बोरो कर लो, क्योंकि ये 12.5 रुपये बहुत ज़्यादा हो गया। कितना बोरो करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। आपको सिर्फ 9 रुपये 9 पैसे बोरो करना है। पूरा 12.5 रुपये मत बोरो करो, मतलब नहीं बनता। आप सिर्फ इतना बोरो करो। तो आप बैंक गए, आप 9 रुपये 9 पैसे बोरो किया, और 12.5 अपने जेब से कुछ पैसा आप डालोगे, और 12.5 रुपये यानी 12 रुपीज़ 50 पैसे का स्टॉक खरीद लोगे। ये है इन्वेस्टमेंट जो आपसे आपके जेब से लग रहा है। कितने पैसे आपके जेब से लगे सर? 3 रुपये 41 पैसे। ये है आपका इन्वेस्टमेंट इस पोर्टफोलियो को तैयार करने के लिए, क्योंकि बाकी का पैसा तो बाहर से आया हुआ है। अब आपके यहाँ पे सिर्फ 2 सवाल होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ।
कि ये 0.25 आया कहाँ से। सही बात है, ये 0.25 कहाँ से आया, व्हाट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ दिस 0.25, ये क्यों नहीं आ रहा गोल। और ये 9.09 कहाँ से आया। इन दो चीज़ों का कैलकुलेशन हम आखिरी में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मान के चलो कि कोई अच्छे सोर्सेज से ही आया होगा। 50 तो आपको पता है यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है, 3 रुपीज़ 41 पैसा अपने जेब से लगाया हुआ है। ये आपने पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया, ठीक है सर। अब आप एक काम करो, 1 साल ख़त्म कर दो। 1 साल ख़त्म होने के बाद या तो शेयर की प्राइस 40 चली जाएगी या तो शेयर की प्राइस 60 रुपये चली जाएगी। मानते हो बात को, ठीक है सर। अब जो पोजीशन आपने यहाँ पे ली थी उसे क्लोज करने का टाइम आ गया। आपने 9 रुपये 9 पैसे बोरो किए थे। बोरोविंग जब आप करते हो तब बैंक से करते हो एक इंटरेस्ट रेट पे, और बैंक को फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्सपायरी पे या 1 साल बाद में मार्केट में क्या रेट है, वो तो अपना इंटरेस्ट के साथ पैसा ले लेगी वापस, ठीक है। अब आपने शेयर खरीद के रखा था, 0.25 शेयर खरीदा है तो उतना ही शेयर बेचोगे और उतना ही पैसा आपको वापस मिलेगा। ध्यान देना, बाय स्टॉक की जगह आप क्या करोगे, सेल स्टॉक कर दो। कितना, 0.25। तो अगर मार्केट में प्राइस 40 रुपये रही तो 40 इंटू 0.25 आपको सिर्फ 10 रुपये मिलेंगे। जितना बेचा खरीदा था उतना ही बेचोगे तो उतना ही मिलेगा। लेकिन 60 रुपये प्राइस चली गई और 0.25 उसका अगर आप निकालोगे तो आपको 15 रुपये मिलेंगे। उतना ही शेयर बेच के 15 रुपये मिलेंगे। मानते हो बात को, ठीक है सर। अब बोरोविंग का क्या होगा सर, इंटरेस्ट ऐड करके रीपेमेंट कर दो। 9.09 का आपने बोरोविंग किया था, उसमें एक 10% का इंटरेस्ट है और साल भर का है, तो कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं। मैंने जानबूझ के ऐसा लिया था कि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अगर 3 महीने का होता तो 2.5% हो जाता वो, ठीक है, ओके। सो 9.09 प्लस 10% अगर आप करोगे तो वो आता है 10 रुपये। अब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट प्राइसेस आपका रीपेमेंट 10 रुपये का ही आएगा, ठीक है। अब आप देखो कैश फ्लोस क्या हो रहा है। अगर मार्केट में प्राइस 40 रुपये गई तो आपको कुछ नहीं मिलेगा सर, ज़ीरो प्रॉफिट और लॉस। बट अगर 60 रुपये चली गई तो आपके फिर भी 5 रुपये आपके जेब में बच जाएंगे, ठीक है, माना आपने बात। अब दूसरे साइड में कॉल ऑप्शन ले लो। क्या करो, बाय करो एक कॉल ऑप्शन एक बाय कर लो। बाय करोगे तो प्रीमियम देना पड़ेगा, प्रीमियम देना पड़ेगा ना। मान लो कि प्रीमियम है उसका कुछ 5 रुपये का, तो 5 रुपये दे दिए। 5 रुपये भी नहीं, 10 रुपये ले लो, चलो 10 रुपये का प्रीमियम दे दिया और कुछ मत करो यहाँ पे, तो आपका नेट आउटफ्लो कितना हुआ, 10 रुपये का। अब आप एक काम करो, 1 साल को ख़त्म कर दो। या तो 40 रुपये प्राइस होगी या तो 60 रुपये होगी मार्केट में। आप इस कॉल के तहत 55 रुपीज़ में शेयर को खरीद सकते हैं। अब आप यहाँ पे सेटल करोगे कॉल को। एक ही पोजीशन है सर और कुछ है भी नहीं। अब ये खरीदने का राइट है, तो 40 की चीज़ 55 रुपये में कौन खरीदता है। नहीं खरीदोगे तो ऑप्शन हो जाएगा एक्सपायर, क्योंकि लैप्स हो जाएगा, क्योंकि आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया। लेने की लोगे भी नहीं, नुकसान हो जाएगा। 40 की चीज़ 55 में कोई नहीं खरीदेगा। पे ऑफ कितना सर, 0 का। लेकिन अगर वही शेयर प्राइस 60 रुपये का चला गया तो 60 की चीज़ 55 में खरीदने में फ़ायदा है और आप एक्शन लोगे। क्या एक्शन होगा, आप ऑप्शन को करोगे एक्सरसाइज करोगे तो आपके हाथ में कितना आएगा, 5। तो नेट कितना आया सर, आप या तो 0 या तो 5। दिस इज द नेट पे ऑफ। अब आप ध्यान दो, ये पोर्टफोलियो बना के भी 0 या 5 मिल रहे हैं, कॉल खरीद के भी 0 या 5 मिल रहे हैं। आप बताओ, इन्वेस्टर को इतना तो कंफर्म हो गया कि दोनों केस में 1 साल बाद सेम ही कैश फ्लो मिलनी है। इन्वेस्टर कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करेगा? क्या वो पोर्टफोलियो बनाने में 3 रुपये 41 पैसे डालेगा, 41 पैसा, या कॉल खरीदने में 10 रुपये डालेगा, जबकि मिलना 5 ही है? ऑब्वियसली हर कोई पोर्टफोलियो खरीदने के पीछे जाएगा। स्टॉक की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएगी, स्टॉक की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएगी सर। बोरोविंग्स में डिमांड रहेगी तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ना शुरू हो सकते हैं। चलो फिलहाल मानते हैं स्टॉक की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन की डिमांड है? नहीं है सर। स्टॉक की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो ये प्राइस बढ़ने लग जाएगी। 12.5 का 13.5 रुपये, यानी कि 12.50 का 13.50 भी हुआ तो ये आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि अब आपको महंगा पड़ रहा है। ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा।
ऑप्शन की डिमांड नहीं है तो इसकी प्राइस भी है गिरती जाएगी गिरती जाएगी गिरती जाएगी। डिमांड कम है तो गिरेगी, 10 रुपये से प्राइस गिरेगी, 3 रुपये से 41 पैसे से प्राइस बढ़ेगी। ये सब खेल चलता रहेगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। डिमांड स्टेबलाइज कब होगी? जब दोनों में आउटफ्लो सेम आएगा। अच्छा, आप कॉल के एंगल से देख लो, कौन कॉल खरीद रहा है 10 रुपये में? नहीं खरीद रहा कोई भी। अब आप मुझे बताओ, मैं आपको यही कॉल ऑप्शन ना, एक काम करो, मैं आपको यही कॉल 9 रुपये में देता हूँ, खरीदोगे? फिर भी कोई नहीं खरीदेगा। चलो आप एक काम करो, यही कॉल ऑप्शन 5 रुपये में ले लो, फिर भी कोई नहीं खरीदेगा। ये कॉल ऑप्शन कब कोई खरीदेगा पता है? जब इसकी प्राइस 3 रुपये 41 पैसे आ जाएगी, तब डिमांड इसकी शुरू होगी। अच्छा, एक और काम करो, अब गिरा के देखो, मान लो 2 रुपये आ गया, बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगी सर कॉल ऑप्शन की, और इतनी ज़्यादा डिमांड होगी कि उसकी प्राइसेस फिर बढ़ने लग जाएगी। स्टेबलाइज नहीं हो रही डिमांड, अब प्राइसेस बढ़ने लग जाएगी और वो बढ़ के 3 रुपये 41 पैसे पे पहुंचेगी, तभी स्टेबलाइज होगी। इसका मतलब क्या है कि कॉल की वैल्यू, ये जो है ना, ये जो वैल्यू है हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये कितनी होनी चाहिए सर? ये होनी चाहिए 3 रुपीज़ 41 पैसा। क्यों सर? क्योंकि जो कॉल में मिल रहा है वो इस पोर्टफोलियो में भी मिल रहा है, तो जितना पैसा पोर्टफोलियो में लग रहा है उससे ज़्यादा पैसा कॉल में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि नहीं तो इन्वेस्टर खरीदेंगे ही नहीं। क्योंकि इन्वेस्टर को पता है कि भाई ये पोर्टफोलियो बना के जब मैं इतना ले सकता हूँ तो मैं फिर कॉल में क्यों जाऊँ जब महंगा पड़ रहा है मुझे। कॉल को तभी खरीदेंगे लोग जब इसका प्रीमियम 3 रुपये 41 पैसे होगा। इससे ज़्यादा होगा तो कॉल की डिमांड नहीं है, इससे कम होगा तो हाई डिमांड से प्राइस वापस बढ़ के 341 आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग मॉडल। कॉल की वैल्यू के लिए हमने एक पोर्टफोलियो रेप्लिकेट कर दिया। कॉल की वैल्यू के लिए ये मिरर है, मिरर मतलब कॉल को अपनी अगर हैसियत पता करनी है, कॉल ऑप्शन को अपनी अगर हैसियत पता करनी है तो यहाँ देख ले, ये है मिरर उसके लिए 3 रुपीज़ 41 पैसा। इससे ज़्यादा कॉल बिक नहीं सकता। तो चलो ठीक है, ये है पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग मॉडल। अब हमने डिसाइड कर लिया कि कॉल की वैल्यू कैसे आती है। कॉल की वैल्यू कैसे आती है सर? बहुत सिंपल, स्टॉक प्राइस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा। डेल्टा क्या है? वो 0.25 जो आपने खरीदा था, ऐसे ले लो, 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, ठीक है, माइनस आपने कितना बोरो किया था? 9.09, ठीक है। तो 50 क्या था सर? S0 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 है डेल्टा, और 9.09 है क्या है? बोरोविंग्स। अब आपके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये डेल्टा निकाला कैसे सर 0.25 का, और बोरोविंग 9.09 की डिसाइड कैसे की। 2 ही तरीके हैं और ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं सर। डेल्टा कैसे निकाला ये भी बताता हूँ, बोरोविंग कैसे निकाली ये भी बताता हूँ। डेल्टा का मतलब होता है सर हेज रेशो, ये भी बताऊंगा क्या कैसे हेजिंग करते हैं इसके साथ। इट इज़ नथिंग बट द कॉल वैल्यू एट अपर लेवल माइनस कॉल वैल्यू एट लोअर लेवल। हमने ना मार्केट में देख लिया था कि ऑप्शन के पे ऑफ में डिफरेंस कितना है। अगर स्पॉट प्राइस ऊपर गई तो पे ऑफ कितना होगा, नीचे गई तो पे ऑफ कितना होगा। हमने दोनों में डिफरेंस देख लिया था और वो आया था सर 5 - 0 5 रुपये का, और डिवाइडेड बाय SU माइनस SD कर लिया था। ध्यान देना, इस स्टॉक प्राइस पे ये कॉल वैल्यू होगी, इस स्टॉक प्राइस पे ये कॉल वैल्यू होगी। तो हमने देखा कॉल में कितना डिफरेंस है वैल्यू में, और स्टॉक के प्राइसेस में कितना डिफरेंस है। ध्यान दो ये 5 रुपये आती है, ये 0 आती है। मानते हो नहीं मानते हो? यहाँ पे डायग्राम निकाल के दिखाऊँ मैं आपको। ये है 50, 60, 40, 55 में शेयर खरीद सकते हो। 60 गया तो एक्सरसाइज करोगे, ये नहीं करोगे तो यहाँ 5 रुपये का फ़ायदा होगा, यहाँ 0 का होगा। 60 - 55, 60 - 55, तो 5 का हो रहा ना। ये है आपका CU, ये है CD, ये है SU, ये है SD। इन दोनों के बीच का डिफरेंस डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच का डिफरेंस, खत्म। 5 - 0 डिवाइडेड बाय 60 - 40। इससे हमको क्या आइडिया लगा था पता है? कि देखो कितना फ़र्क आ रहा है। ये है 0.25। अब इसका मतलब ध्यान देना क्या होता है। इसका मतलब ये होता है सर कि buy 0.25 share for and sell 1 call for perfect hedging। अब मैं हेजिंग की बात करता हूं। क्या बोला जा रहा है? आपने इतने स्टॉक को खरीदना है और इतने कॉल को बेचना है। अब ये बाय वाला जो साइन मैंने यहां लिखा था उसे भूल जाओ, हम हेजिंग कर रहे हैं। ध्यान देना, हेजिंग का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस।
ध्यान देना, एक कॉल आप बेच दो, ठीक है, और ये तो आप खरीद रहे हो, ये पूरा पोर्टफोलियो खरीद रहे हो, तो आपके जेब से 3.41 रुपीज़ लगेंगे, मानते हो बात को। और आप यहाँ पे कॉल को बेच दो, एक कॉल को 0.25 स्टॉक खरीदने के बदले एक कॉल को बेच दो। अगर आप कॉल को बेचते हो तो आप सेलर हो कॉल के, और आपको प्रीमियम मिलेगा। कितना प्रीमियम मिलेगा? अब जो भी प्रीमियम होगा उस दिन मार्केट में, मान लो 10 रुपये का प्रीमियम है, तो आपके हाथ में 10 रुपये आ जाएंगे ना सर उस दिन। उसी दिन आपने कॉल बेच के 10 रुपये ले लिए और उसमें से 3.41 रुपये से ये पोर्टफोलियो खरीद लिया, ठीक है। बैलेंस क्या है? आपका प्रॉफिट, बैलेंस है आपका प्रॉफिट। अब ध्यान देना, आपने अपने आप को हेज कर लिया, अब आपको एक्सपायरी पे कोई चिंता नहीं है। आपने ये पोर्टफोलियो बनाया था तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे 0 और 5, और क्योंकि आपने कॉल बेचा था, ध्यान देना, कॉल बेचा था तो आपका एक्सपायरी पे लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। लॉस कितना होगा? 0 या 5 का। तो आप सेलर के लिए वो ऐसा दिखेगा 0 - 5। अब आप देखो, आपको एक्सपायरी पे इसमें 0 मिलेगा, 0 देना पड़ेगा, 5 मिलेगा, 5 देना पड़ेगा। यानी कि आपने कैसे क्रिएट करा है पता है? पोजीशन, जितना इधर मिलेगा एक्सपायरी पे उतना पूरा दे देना पड़ेगा, इधर लॉस होगा आपको। इधर जितना प्रॉफिट होगा उतना ही उधर लॉस होगा। तो ये हो गया हेज, यानी आपके जेब से कुछ नहीं जाएगा एक्सपायरी पे। सर क्या फ़ायदा अगर मुझे जितना मिल रहा है उतना ही मेरा लॉस हो गया? तो फ़ायदा एक्सपायरी पे नहीं होगा सर, फ़ायदा स्टार्टिंग में हो चुका है। 10 रुपये लेके 3.41 रुपये दिया, बाद में जो 6.59 रुपये है ना, वो घर लेके चले गए आप। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 साल बाद में क्या हो रहा है, क्योंकि जितना फ़ायदा यहाँ होगा उतना ही नुकसान यहाँ पे होगा। इसको बोलते परफेक्ट हेजिंग क्रिएट करना। फ़ायदा पहले ही लेके चले गए, एक्सपायरी पे ना फ़ायदा ना नुकसान। देख लो, एक्सपायरी पे फायदा हो रहा है नहीं, नुकसान हो रहा है नहीं, इसी को बोलते परफेक्ट हेजिंग। ये आपने एक तरह से चालाकी कर ली। इसीलिए मैं बोल रहा हूं हर कोई ऐसे करने लग जाएगा। 10 रुपये का अगर कॉल आ रहा है तो हर कोई 10 रुपये में बेचने लग जाएगा। 10 रुपये में कॉल बेचेगा और ये पोर्टफोलियो खरीदेगा, और बाद में शांति से बैठ के देखेगा कि 0 कैश फ्लो होती है उसके जेब से, उसको कुछ नहीं देना। तो जब ये बेचने लग जाएगा तो कॉल बिकना ज़्यादा चालू हो जाएंगे, खरीदेगा कोई नहीं, बहुत कम लोग खरीदेंगे। तो इसकी जो सप्लाई है वो बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ने से इसकी वैल्यू गिरती जाएगी, और तब तक गिरेगी जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। मान लो ये भी 341 का है, ये भी 341 का है, 3.41 रुपये, 3.41 रुपये। अब आप अगर ये कॉल बेचोगे तो आपको कितना मिलेगा? 3.41 रुपये, और ये पोर्टफोलियो खरीदोगे तो उतना देना पड़ेगा। तो 341 - 341 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। फिर क्या मतलब है ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करके? तब जाके डिमांड आपकी स्टेबलाइज होगी, तब जाके लोग फालतू का पैसा कमाना बंद करेंगे, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज बंद होगी। इसीलिए कहते हैं कि कॉल की वैल्यू इतनी आना ज़रूरी है। ज़्यादा गई तो सेलर्स बहुत आगे आ जाएंगे और वो फ़ायदा करने की कोशिश करेंगे। और अगर 2 रुपये रही तो क्या होगा पता है? मान लो 2 रुपये है ऑप्शन की वैल्यू, तो लोग ये पोर्टफोलियो बेच के 3.41 रुपये लेंगे और कॉल खरीदना शुरू कर देंगे। उनका फिर भी फ़ायदा 1.41 रुपये का सेम रहेगी, तो ही फ़ायदा नुकसान नहीं है। अदरवाइज़ तो कुछ ना कुछ करके फ़ायदा नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि डेल्टा कैसे निकालना है। दिस इज़ द हेज रेशो, यानी 0.25 शेयर अगर आप खरीदते हो हर कॉल के बेचने के बदले में, तो परफेक्ट हेजिंग आपकी क्रिएट हो जाएगी। एक कॉल को बेचो और हेज रेशो जितना शेयर खरीदो। अब 4 कॉल बेचोगे तो 1 शेयर खरीदना पड़ेगा, इतनी पोजीशन क्रिएट करना पड़ेगा परफेक्ट हेजिंग के लिए। आप मान लो 8 कॉल बेच रहे हो तो 2 शेयर खरीदना पड़ेगा, बस ये है मल्टीपल। अब आती बारी बोरोविंग की। बोरोविंग समझ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बोरोविंग सर मैंने स्टार्टिंग में निकाला कैसे? मैंने कैसे डिसाइड किया कि मुझे आज कितना खरीदने की ज़रूरत, बोरो करने की ज़रूरत है? मैंने कैसे डिसाइड करा? बहुत सिंपल सी बात है। मैंने स्टॉक खरीद रखा है, ठीक है, मैंने स्टॉक खरीद रखा है। स्टॉक खरीद लिया तो इसका मतलब एक चीज़ कन्फर्म हो गई कि 1 साल बाद मैं स्टॉक को बेच दूंगा। बेचूंगा तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे ना मेरे पास में। अब पैसे आएंगे तो कम से कम कितने पैसे आएंगे? ज़्यादा आए तो किसी को चिंता नहीं होती, लेकिन कम से कम कितने आएंगे? 40 रुपये तो आएंगे। लेकिन पूरा शेयर नहीं खरीदा सर, 40 × 0.25 देखोगे तो 10 रुपये तो कम से कम आएंगे ही आएंगे। तो मैंने क्या किया, जब मुझे पता है कि कम से कम 10 रुपये तो मिलना ही है, ज़्यादा मिला तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 10 रुपये तो मिलना ही है, तो मैंने बोरो ही उतना किया कि एक्सपायरी पे वो 10 रुपये बन जाए। ये देखो, ये ही मेरी चाल थी,
कम से कम वाली साइड को देखो तो 40 का 0.25 और उसकी प्रेजेंट वैल्यू 9.09 आती है। तो बोरोविंग कैसे लिया, SD लोवेस्ट प्राइस इनटू हेज रेशो 40 का 0.25 माइनस CD कर लेना, अगर कॉल में कुछ मिलता है तो वो माइनस होता है, अदरवाइज जीरो रहेगा, डिवाइडेड बाय 1 + R। तो आपने क्या किया, 40 का 0.25 किया माइनस CD 0 था 1.10, 10 डिवाइडेड बाय 1.10 9.09। इतना आज आपको बोरो करने की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या है कि देखो आपने अगर 9.09 बोरो किया तो आपको 10 रुपये हो जाएगा रीपेमेंट। अब आप इससे ज़्यादा बोरो करते और आपकी प्राइस 40 चले जाती तो मिलता 10, लेकिन रीपेमेंट ज़्यादा करना पड़ जाता तो आपका नुकसान आ जाता। इसीलिए आपने लोवेस्ट प्राइस को ही कंसिडर किया कि जितना कम से कम मेरी शेयर की प्राइस रहेगी, जितना इधर मिलेगा उतना ही रीपेमेंट आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। इसलिए लोवेस्ट वाली साइड लेते हैं हम, लोवेस्ट वाली, हायर साइड नहीं ले रहे हैं, वहाँ पे हायर साइड नहीं लेंगे सर, ठीक है। डेल्टा इस फॉर्मूले से, बोरोविंग इस फॉर्मूले से, यह है आपका पोर्टफोलियो रेप्लिकेटिंग मॉडल। एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में ध्यान देना सर। इसके बाद में हम वो पुराने 2 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे क्योंकि अब तो हो जाएगा सिलेबस खत्म। यह है क्वेश्चन नंबर 65, हैव अ लुक। देखो सर क्वेश्चन नंबर 65 अब आपके सामने है। मिस्टर दयाल इज इंटरेस्टेड इन परचेसिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड। क्या करना चाहते हैं, शेयर्स खरीदना चाहते हैं जो कि आज की डेट में 600 रुपये के मिल रहे हैं। ही एक्सपेक्ट्स, आज की डेट में 600 के मतलब स्पॉट प्राइस हो गई। अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि शेयर्स या तो 780 तक चला जाएगा या तो 480 तक चला जाएगा, ठीक है। नीचे गया तो 480 3 महीने के टाइम में, तो ये हो गया आपका टाइम 3 महीने का। अब चांसेस ऑफ अकरिंग ऑफ सच वेरिएशन आर 60 एंड 40%, 60% और 40% चांसेस है कि 780 और 480 रुपये जाएगा। कॉल ऑप्शन अवेलेबल है, फिर से कॉल ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड एट द एंड ऑफ द 3 मंथ विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 630। 630 रुपये में शेयर खरीद सकते हो। ध्यान देना, जब 480 जाएगी ना प्राइस तो 480 की चीज़ 630 में नहीं खरीदोगे आप, वैल्यू 0 CD। बट 780 का प्राइस अगर है तो 630 में ज़रूर खरीद लोगे आप शेयर्स को। वॉट कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन शुड मिस्टर दयाल सिलेक्ट इफ ही वॉन्ट्स टू परफेक्ट हेज। हेजिंग के टाइम पे एक चीज़ तो मान लो, अगर कहीं खरीद रहे हैं तो कुछ बेचना पड़ेगा, तब तो जाके सर मज़ा आएगा। चलो यहाँ अलग से लिख ही लेते। आज शेयर की कीमत है 600 रुपये, 780, 600। कल जाके ये 780 हो सकता है या 430 भी, 430 है, 480 है, 480 भी हो सकता है। स्ट्राइक प्राइस है 630 की, ठीक है। 3 महीने का गैप है। यहाँ पे आप एक्सरसाइज करोगे, यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करोगे। एक्सरसाइज करोगे तो 780 और 630 के बीच का गैप आपका पे ऑफ होगा, जो कि आता है 150 रुपीज़। यहाँ एक्सरसाइज करोगे नहीं तो 0 रुपीज़। ध्यान देना, इसे SU कहते हैं, इसे SD कहते हैं, इसे S0 कहते हैं, इसे CU कहते हैं, इसे CD कहते हैं, ठीक है सर। क्या निकालने बोला है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने बोला है कि क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए शेयर और ऑप्शन का। ये जो कॉम्बिनेशन की बात होती है ना, इसे डेल्टा कहा जाता है, इसे हेज रेशो कहा जाता है, कि कितने शेयर आप खरीदोगे एक ऑप्शन बेचने के लिए, ये आपको कॉम्बिनेशन बताना है। तो ठीक है सर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू CU माइनस CD SU माइनस SD। सो 150 माइनस 0 और 780 माइनस 480, दैट्स 150 डिवाइडेड बाय 300 यानी कि 0.5। आप समझो बात को। परफेक्ट हेजिंग सिचुएशन आप तभी बना सकते हो अगर परफेक्ट हेज सिचुएशन आपको 0.5 शेयर पहले तो बाय करना पड़ेगा स्पॉट मार्केट में, 0.5 शेयर, और सेल करना पड़ेगा एक कॉल ऑप्शन। ये है परफेक्ट हेज सिचुएशन। जितने कॉल ऑप्शन बेचते जाओगे उसके आधे शेयर आपको खरीदना है। अगर ऐसा कर लेते हो, ध्यान देना, तो
तो आपकी परफेक्ट हेज सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, यानी कि आपका शेयर में और कॉल में एक्सपायरी पे 3 महीने बाद कैश फ्लो सेम होगा। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो सिर्फ आज के इसमें मिल जाएगा। कॉल का प्रीमियम जो आपको हाथ में आएगा, क्योंकि आप ऑप्शन बेच रहे हो, तो आपको प्रीमियम मिलेगा सर। ठीक है, परफेक्ट हेज सिचुएशन, ये हो गया पहला आंसर आपका। सिर्फ इतना ही पूछ रहे थे तो इतना ही जवाब दिया। सेकंड वाला पार्ट देखो क्या बोलते हैं। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन टुडे, आज की डेट में क्या होना चाहिए ऑप्शन की वैल्यू। C0 इज इक्वल टू, क्या है हमारा फॉर्मूला, S इंटू डेल्टा माइनस बोरोविंग्स। स्पॉट की प्राइस जो है वो हमें पता है 500 रुपये, नहीं 600 रुपये। तो 600 का आधा शेयर खरीदना, देखो प्रैक्टिकली आधा नहीं होगा, प्रैक्टिकली अगर जाना है तो 2 ऑप्शन बेचो और 1 शेयर खरीदो। ठीक है, तो 0.5 माइनस बोरोविंग कैसे निकालते हैं, जो लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस है SD, उसका डेल्टा से मल्टीप्लाई करके CD माइनस करके आप उसको 1+R से डिवाइड करके डिस्काउंटिंग कर लो, तो आपको आज कितना बोरो करना है ये पता चल जाएगा। 300 माइनस ये है आपका 480 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1.025। 10% है ना, कितना है 10% है साल भर का, तो 3 महीने का हुआ 2.5%। 300 माइनस 234.15, ध्यान देना 65.85 कॉल की वैल्यू होनी चाहिए। अब देखो क्या होता है, मान लो कि कॉल की वैल्यू है 70 रुपये। अगर कॉल की वैल्यू 70 रुपये है ना, तो आपको कुछ 4 रुपये 15 पैसे का फ़ायदा है सर। क्या होगा, 4 रुपये 15 पैसे का फ़ायदा होगा, क्योंकि एक्चुअल मार्केट प्राइस कॉल की 70 रुपये है, विच इज़ ग्रेटर देन थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस ऑफ द कॉल विच इज़ 65.85। तो यहाँ पे आप बोलोगे कॉल तो ओवर वैल्यूड है, और ओवर वैल्यूड चीज़ आपको बेचनी चाहिए, तो सेल कॉल। जैसे ही आप एक कॉल बेचोगे आपके हाथ में 70 रुपये आ जाएंगे, और उसके बाद आप ये पोर्टफोलियो बना लो, आधा शेयर खरीद लो तो 300 रुपये आपके लगेंगे, लेकिन इतना बोरो भी कर लो आज मार्केट से, तो इतना बोरो करोगे और ये शेयर खरीदना है तो जेब से 65 रुपीज़ ही जाएंगे। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए इतना पैसा जाएगा, और दूसरे साइड में कॉल जो बेचा उससे 70 रुपये आएगा। ये देखो टाइम 0 पे ये चीज़ होगी आपकी, यहाँ 65.85 जेब से जाएगा आपका, बाकी तो आपने बोरोइंग लिया, तो 234 का बैंक से उधार लिया, इतना अपने जेब से डाला और शेयर खरीद लिया, तो ये पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया, और दूसरी तरफ से 70 मिल जाएगा। ठीक है, अब दोनों का कैश फ्लो मैच्योरिटी पे सेम होगा। क्या सेम होगा, यहाँ आपको पैसा आएगा मान लो X, और यहाँ जाएगा X, जितना मिलेगा उतना ही जाएगा आपका, जितना मिलेगा उतना ही जाएगा। अगर प्रूव करना है तो ध्यान दे दो, एक प्राइस ले लेते हैं। मैं अब थोड़ा सा एक्सटेंड करके बता ही देता हूँ। आपने बाय किया था स्टॉक कितना, तो 300 रुपये आपके जाने हैं उसमें, और आपने बोरो किया तो कितना आया था वो 234.15, तो ये ऐसा हो गया, और आपने सेल किया था कॉल तो 70 रुपये आए थे। अब मान लो कि 780 चले जाती है प्राइस, ठीक है, 780 चले जाती है, तो क्या होगा, जो आपने शेयर खरीदा था वो आप बेच दोगे, लेकिन आपने आधा शेयर खरीदा था तो आप आधा शेयर बेचोगे तो आधे ही पैसे आएंगे। अब 780 का आधा होता है 390 रुपये, तो 390 रुपये आए। इसके बाद आपको ये बोरोविंग जो थी उसको रीपेमेंट करना है, रीपेमेंट करोगे आप, रीपेमेंट करके क्या होगा, 234 में आप 2.5% ऐड करो, वो एक्चुअल में होगा 240 रुपये, इसका आधा, 480 का आधा, तो 240 रुपये आपको जेब से देने पड़ेंगे। फिर भी आपके जेब में 150 रुपये बचेगा। ठीक है, ये फ़ायदा है ना आपका। लेकिन आपने दूसरे साइड में कॉल बेचा था,
सामने वाले को राइट दिया था, बायर को, कि भाई तेरे को लगता है तो तू 630 में मुझसे खरीद लेना। जब मार्केट प्राइस 780 चल रही है तो 780 की चीज़ वो मेरे पास 630 में खरीदने आया, किसको नुकसान? मुझे नुकसान हो रहा है। ठीक है, सेटल करोगे, नुकसान कितना होगा? 780 की चीज़ वो 630 में खरीद के लेके जाएगा, मुझे 150 रुपये का नुकसान होगा। आप देख लो, आप मार्केट से 630 उसने आपको दिए, आपको 150 रुपये और अपने जेब से ऐड करके मार्केट से उसे 780 का शेयर खरीद के देना पड़ेगा। प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, बाकी 150 का नुकसान हुआ। देख लो क्या फ़ायदा क्या नुकसान एक्सपायरी पे, कुछ भी नहीं। 150 कमाया, 150 गया। असली फ़ायदा जो था ना वो सर यहाँ पे हो गया आपको। 70 आए, 65.85 चले गए, 4 रुपये 15 पैसे का आप गेन पहले ही दिन करके बैठ गए थे, बाद में कुछ ज़रूरत ही नहीं थी। ये हो गया। अगर ये सब नहीं होने देना है तो कॉल की वैल्यू भी 65.85 होनी चाहिए। अब लास्ट वाला पार्ट देख लो, थर्ड, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द ऑप्शन। देखो रिटर्न निकालना है ऑप्शन पे, यानी ऑप्शन अगर आपने खरीदा तो। अब बाकी तीनों पार्ट, दोनों पार्ट भूल जाओ और फिर से शुरुआत करो कि अगर आज आप बाय कर रहे हो कॉल, ऊपर तो मैंने सेल की बात करी थी, आप बाय कर लो। बाय करोगे तो आपके जेब से 65.85 जाएंगे। एक कॉल खरीदोगे तो आप इतना इन्वेस्ट करोगे ना सर, मानते हो बात को? और वही सिर्फ कॉल की बात पूछ रहा है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन दी ऑप्शन। तो स्टॉक को भूल जाओ, स्पॉट मार्केट को भूल जाओ, ऑप्शन मैंने खरीदा, ठीक है, 3 महीना मैंने इंतज़ार करा। अब इस दिन मार्केट प्राइस 780 चली गई तो मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा, मुझे 150 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर 480 चली गई तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। और 150 और ज़ीरो के होने के चांसेस आपको दिए हैं 60-40 इस क्वेश्चन में, यानी कि 0.60 0.40। ध्यान देना। तो आपको एक्सपेक्टेड पे ऑफ कितना है सर? 90 रुपीज़ का, यानी कि इतना इन्वेस्ट करो और इतना आपको 3 महीने बाद मिल जाएगा। व्हाट इज द रिटर्न? दिस इज योर कैश आउटफ्लो, दिस इज योर कैश इनफ्लो। तो रिटर्न निकालना आसान है सर। आपका एक तरह से इन्वेस्टमेंट था जिसने 90 रुपये कमा के दिया आपको 3 महीने में। सो 90 माइनस 65.85, कितना दिया कितना लिया, divided by 65.85. This is how you calculate return on any kind of investment. This was the investment in the option. तो 90 मिल रहा है, 65.85 दिया, तो इतना हो गया रिटर्न 3 महीने में। किस पे? 65.85 पे। तो आपका रिटर्न आ जाएगा। ये देखो कितना आसान है सर। पहला तो 0.5 शेयर उसने खरीदना चाहिए फॉर एवरी कॉल ऑप्शन, परचेज 0.5 शेयर फॉर एवरी 1 कॉल ऑप्शन, सेल करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 0.65, ये आपका थेरोटिकल वैल्यू आ गया। और ये रिटर्न देखो 90 मिला, इतना इन्वेस्ट करा, इन्वेस्टमेंट डिनोमिनेटर में ली तो 36.6167% रिटर्न आ गया। समझ गई बात आपको? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी एग्जैक्ट सेम है सिवाय सेकंड पार्ट के। इसमें 4 पार्ट है, 1 2 3 4, ये और ये एग्जैक्ट सेम है। बस मैं सेकंड वाला पार्ट दिखा देता हूँ, वो भी हम इनडायरेक्टली कर चुके हैं। Explain how the investor will be able to maintain identical position regardless of the share price. प्राइस कुछ भी चले जाए, शेयर की पोजीशन जो है, हमारी पोजीशन जो है वो सेम रहेगी। देखो यहाँ पे डिटेल लेनी पड़ेगी। प्रेजेंटली सेलिंग एट 500, तो ये एस हो गया। अब 70% चांस है कि प्राइस ऊपर जाएगी 650 पे, तो ये एस यू हो गया। 30% चांस है कि प्राइस नीचे जाएगी, ये एस डी हो गया। 3 मंथ का टाइम है, कॉल ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। और एक्सरसाइज प्राइस है 550, तो ये स्ट्राइक प्राइस हो गई आपकी। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आपने क्या किया, ध्यान देना। मैं पहले डेल्टा वेल्टा वाला पार्ट कर लेता हूँ। इसमें भी डेल्टा 0.5 का ही आ रहा है, तो आधा ही शेयर खरीदने की ज़रूरत है। ये देखो, द इन्वेस्टर शुड परचेज 0.5 शेयर फॉर एवरी 1 कॉल ऑप्शन, ठीक है। हाउ द इन्वेस्टर विल बी एबल टू मेंटेन हिज पोजीशन, अगर वो ये वाली चीज़ कर लेता है तो, अगर वो आधा शेयर खरीद लेता है और एक ऑप्शन बेचता है तो कैसे उसकी पोजीशन मेंटेन रहेगी। सिंपल सी बात है, यहाँ देखना अभी। देखो
हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको कि आपने जो पोर्टफोलियो बनाया वो एग्जैक्टली क्या था, 66, ठीक है। टाइम 0 पे क्या किया था, हमने बाय किया था 0.5 शेयर और हमने एक सेल किया था एक कॉल को, ठीक है। तो अब 3 महीने बाद इनका क्या होगा सर, 650 प्राइस जा सकती है, 450 भी प्राइस जा सकती है। हमने जो शेयर बाय किया था वो अब हम बेच देंगे, ठीक है। अगर हम आधा शेयर खरीदा तो आधा बेचेंगे, 650 का आधा होता है 325, तो इस प्राइस पे बेच के हमें कितने हाथ में आएंगे पैसे, 325। अगर 450 मार्केट में प्राइस हुई तो हमें आधा शेयर बेच के कितना मिलेगा, 225। तो ये हो गया शेयर वाला पोजीशन क्लोज। अब सेटल करेंगे सर कॉल को। ध्यान देना, आपने कॉल किसी और को बेचा है, उसके पास राइट है कि वो 550 में आपसे शेयर खरीद सकता है। तो वो कब खरीदेगा, 650 की चीज क्या वो 550 में खरीदना पसंद करेगा? हाँ सर। अगर उसने खरीदा तो आपको होगा नुकसान, क्योंकि आप हो सेलर ऑफ द ऑप्शन, बायर नहीं हो। तो आपको इस केस में नुकसान होगा 100 रुपए का, क्योंकि वो 650 जब चल रही है प्राइस तो आपके पास 550 में खरीदने आ जाएगा, आपको उसे 100 रुपये देके भगाना पड़ेगा कि भाई मार्केट में जाके खरीद ले, तेरे को 550 का ही पड़ेगा, क्योंकि 100 तो मैंने अपने जेब से दिए, ठीक है। 100 रुपये देके भगा दिया। अगर मार्केट में प्राइस 450 चली गई तो 450 की चीज़ वो आपके पास 550 में खरीदने नहीं आएगा। तो ऐसे टाइम पे ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, 0। अब आप देखो 225 प्राइस कुछ भी चले जाए, आपकी तो कैश फ्लो सेम है। क्वेश्चन भी तो यही पूछ रहा है कि हाउ द इन्वेस्टर विल बी एबल टू मेंटेन हिज पोजीशन रिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइसेस। 225 आपको किसी भी हाल में मिल रहा है, ये तो कंफर्म हो गया, बस और क्या चाहिए। ये रहा 225 किसी भी हाल में, भले ही 650 जाए या 450 जाए। और ये तीसरे बाकी का तो सारा रिटर्न वगैरह भी वैसे ही है कि आखिरी में आपको कितना मिला ये आप निकाल लोगे, ये रिटर्न वैसे ही है, स्टार्टिंग में कितना दिया आखिरी में कितना मिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 अपन इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में लेंगे, तो फिलहाल के लिए छोड़ दो। अब आखिरी के 2 और इजी क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश। देखो मैंने कौन से क्वेश्चन छोड़े थे, ऑप्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन छोड़े थे पहले मैंने। एक क्वेश्चन नंबर 15 छोड़ा था, ये देख लो, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। पोस्टपोन किया था ना, 15 नंबर का क्वेश्चन था एक, उसके बाद एक और है। 3 जून 2011 को ऑप्शन विद सीरीज CE, C का मतलब होता है कॉल, E का मतलब होता है यूरोपियन। अब देखो आपको मैं समझा पा रहा हूँ, E का मतलब यूरोपियन है। उस टाइम पे मैं यूरोपियन बताता, बोलो, तब मेरे को पूरा यूरोपियन अमेरिकन सब समझाना पड़ता, फिर बाद में फिर आता। अच्छा, इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 250 क्या है सर लॉट साइज, 1000 क्या है सर स्ट्राइक प्राइस, जुलाई क्या है सर टाइम एक्सपायरी, ठीक है। इज सोल्ड बाय मिस्टर अविनाश। मिस्टर अविनाश राइटर है, उसने बेचा है 12 रुपये, उसका कैश इनफ्लो है 12 रुपये का इनफ्लो। बोले तो आप इनफ्लो भी मत मांगो ना, उसको प्रीमियम में ऐड होगा, मतलब मार्जिन मनी देना पड़ता है। तो 12 रुपये में कोई चीज़ आपने बेच दी, मान के चलो कितने में बेचा सर, 12 रुपये में बेच दिया। क्लोज करना है तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि प्राइसेस गिरे, 12 में बेचने के बाद 10 में खरीद लूँ तो 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब आप एक्सपेक्ट करोगे कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है ये गिरता जाए, क्योंकि आपने 12 में तो बेच के पोजीशन खड़ी कर दी, ठीक है। अब स्पॉट प्राइस है 980, इसका कोई लेन देन नहीं है। शेयर प्राइस, अगर इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट है 20% का, 20% का सर इनिशियली आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा अगर आपने बेचा है तो। डिपॉजिट क्यों देना पड़ रहा सर ऑप्शन में, फॉरवर्ड में था डिपॉजिट नहीं, फ्यूचर्स में बायर और सेलर दोनों को डिपॉजिट देना पड़ता था, ठीक है। आप ध्यान देना, मैं आपको वहाँ पे वापस लेके जाता हूँ, बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है सर। ये रहे ऑप्शंस, ठीक है। आप ध्यान देना यहाँ पे, ये मैंने स्टार्ट करा था, मैंने बोला था फॉरवर्ड में नुकसान हो सकता है, फ्यूचर्स में देखो बायर सेलर दोनों को नुकसान हो सकता है, ठीक है। फ्यूचर में इतना नुकसान किसको हो रहा है, बायर को, और इतना नुकसान सेलर को हो रहा है, तभी हमको प्रॉफिट दिख रहा है। तो फ्यूचर में जिनको नुकसान हो सकता है उन दोनों से डिपॉजिट लिया जा सकता था, क्योंकि जिनको नुकसान हो सकता है वही डिफ़ॉल्ट करेंगे। बात मानते हो बात,
ठीक है। बट ऑप्शन में क्या है सर, ऑप्शन में जो बायर ऑफ द ऑप्शन होता है वो तो स्टार्टिंग में प्रीमियम दे चुका होता है और उसका मैक्सिमम खर्चा भी यही होता है, इससे ज़्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, और जितना होने वाला था वो उसने स्टार्टिंग में दे दिया। तो बायर से डिपॉजिट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बायर को देखो यहाँ पे दोनों केस में प्रॉफिट ही है, ठीक है। लेकिन यही एग्जैक्ट रेड वाली सिचुएशन रहेगी सेलर का, अगर आप ये टाइम पे देखोगे तो उसको नुकसान हो सकता है, सेलर ऑफ द ऑप्शन। और अगर उसको नुकसान हो सकता है तो वो डिफ़ॉल्ट भी कर सकता है, और डिफ़ॉल्ट किया तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए ऑप्शन सेलर से भी इनिशियल मार्जिन लिया जाता है। यहाँ पे वही किस्सा है सर, यहाँ पे ऑप्शन सेलर है हम, अब ऑप्शन सेलर है 20% है इनिशियल मार्जिन, तो देखना 1000 रुपये की तो हमारी स्ट्राइक प्राइस है, 250 का लॉट है, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो 2.5 लाख है, उसका 20% निकालोगे तो 50,000 का आपका मार्जिन बनता है, ठीक है। ये आप जमा करा दो, आपकी पोजीशन सेल वाली ओपन हो जाएगी 12 रुपये में। और उसके बाद ध्यान देना क्या है, फाइंड आउट द मार्क टू मार्केट मार्जिन, यानी इस 50,000 में डेली बेसिस पे या तो पैसा निकाल लिया जाएगा, लॉस होगा तो ऐड कर दिया जाएगा, प्रॉफिट होगा तो। अब आप बताओ, आपने 12 रुपये से शुरुआत करी, बेच के शुरुआत करी, आप चाहते क्या हो कि अब प्राइसेस गिरे, लेकिन पहले ही दिन प्राइस बढ़ गई, 12 रुपये का 14 रुपये हो गया। देखो 12 पे बेच के 14 पे खरीदना तो नुकसान ही होगा ना। कितने का नुकसान है सर, 2 रुपये का नुकसान है। अब आप देखो 2 रुपये का नुकसान हर ऑप्शन पे है, और टोटल आपका 250 ऑप्शन लिए हुए, तो कितने का नुकसान है सर, 500 का। आपने कितने जमा कराए थे, 50,000 रुपये। अब आपके अकाउंट में कितने होंगे, सिर्फ 49,500 मार्जिन अकाउंट में, क्योंकि 500 रुपये एडजस्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे सेटल हो चुका है, अगले दिन और 1 रुपये से बढ़ गया तो और 1 रुपये का नुकसान हो जाएगा सर आपका, और 250 रुपये आपके काट लिए जाएंगे। अब वो बचेगा 49,250, और इससे कहानी चलती जाएगी। 15 का अगले दिन हो गया 9, देखो 15 में बेचा, 9 में खरीदा, अब तो फायदा है। सर 15 में कहाँ बेचा था, 12 में बेचा था, ध्यान देना। 12 से 15 तक आते आते सारा लॉस एडजस्ट हो गया, अब आपका एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट 15 पे पहुंच चुका है। तो 15 से 9, इसके पहले का तो सारा प्रॉफिट लॉस एडजस्ट हो गया। 15 से 9 में आपका 6 रुपये का फ़ायदा है, 250 पे, 250 लॉट पे, तो आपका 1500 का प्रॉफिट आएगा, जो इसमें ऐड हो जाएगा। ध्यान देना, अब यहाँ पे बाकी सारी कहानी, यहाँ पे 1500 ऐड हो गया, 50,750। फिर लॉस हुआ, 9 का 10 रुपये हो गया ना, बढ़ गया, बढ़ने पे लॉस होगा, गिरने पे फ़ायदा होगा। क्यों, क्योंकि आपकी शॉर्ट पोजीशन है। बस इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करना है। और आप ध्यान देना, 12 रुपये से बेचा था, 12 रुपये पे ख़त्म करा, तो प्रॉफिट लॉस क्या होगा, कुछ भी नहीं, 12 - 12 0। सो जितना जमा कराया था उतना घर लेके जाओ वापस, बस यही बात है। सबसे बेस्ट पोजीशन कहाँ थी पता है, आपने यहाँ पे क्लोज कर देना चाहिए था 50,750 पे, घर चले जाते इतना पैसा लेके। आगे और बढ़ा तो आपको वापस नुकसान होना चालू हो गया था। ठीक है सर, एक्चुअल में रियल मार्केट में ऐसे ही ट्रांजैक्शन होते हैं कि प्रीमियम पे फ़ायदा नुकसान होता है। प्रीमियम जो आपने ख़रीदा वो बढ़ता है तो फ़ायदा है, अगर प्रीमियम बेचा तो गिरने पे फ़ायदा है। ये स्ट्राइक प्राइस के बीच में डिफरेंस, स्पॉट में डिफरेंस, फालतू की चीज़ें। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो बचा है वो ले लो। ये क्वेश्चन है ओपन इंटरेस्ट का। आपको याद है ओपन इंटरेस्ट कब लेते थे, जब जितना भी लॉट आपके अभी तक क्लोज नहीं हुए हैं उसे ओपन इंटरेस्ट कहा जाता था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, पढ़ेंगे, ध्यान देना। इसके 3 हिस्से हैं सर क्वेश्चन के। पहला हिस्सा है 1 जून 2011 को, दूसरा हिस्सा है आपका 4 जून 2011 को, और तीसरा हिस्सा है 6 जून 2011 को। ठीक है, तो ध्यान देना। अब एक एक करके मैं आपको नोटिंग भी कराते जाऊंगा, इसी में कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दे दो, मज़ा आ जाएगा। 1 जून 2011 को क्लाइंट एक्स टेक्स अ लॉन्ग ऑन 10 लॉट ऑफ पुट ऑप्शन। तो 1 जून 2011 एक्स क्लाइंट है, ये जो पार्टीज दी है ना, इसमें पहली पार्टी अगर पहले नंबर पे लिखा है तो उसने खरीदा है, दूसरे नंबर पे लिखा है तो उसने बेचा है, ऐसा मान के चलना। ठीक है, सो क्लाइंट एक्स जो है इसने 1 जून को लॉन्ग पोजीशन ली है। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन 10 लॉट खरीदे पुट ऑप्शन के, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, लॉट साइज है 250 का, स्ट्राइक प्राइस है 1000 की, और एक्सपायर हो रहा है जुलाई में। सब कुछ लिख लो सर, हर एक चीज़ का एक कॉलम बना लो। ठीक है, तो हमने वही करा। कौन सा असेट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या किया, खरीदा, किसने, पहले पार्टी ने। तो ये जो पोजीशन लिखी है ना, ये पहले पार्टी की पोजीशन है सर, दूसरे पार्टी की पोजीशन अपोजिट मान के चलो। क्या खरीदा, पुट ऑप्शन खरीदा, 10 लॉट, 250 का साइज था, 1000 की स्ट्राइक प्राइस थी, जुलाई में एक्सपायर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद एंड अब और खरीदा,
क्या लॉन्ग 12 लॉट कॉल ऑप्शन इन्फोसिस 200 का लॉट जून का एक्सपायरी और 3000 का स्ट्राइक प्राइस, हर चीज़ को वापस डाल दो। जब आप टेबल बनाओगे ना तो एक एक करके आप डालते जाओगे। जैसे जुलाई यहाँ पे 12 लिखा है तो ये लॉट साइज इसमें डालोगे, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कितने लॉट आपने खरीदे, ये 12। इसके बाद आप कॉल है तो कॉल में डाल दोगे यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन था। इन्फोसिस तो आप असेट में डाल दोगे कि कौन सा स्टॉक था। फिर 200 है तो लॉट साइज में डाल दोगे। इसके बाद जून है तो आखिरी में एक्सपायरी वाले कॉलम में डाल दो। और उसके बाद एक्सरसाइज प्राइस 3000 है तो वो आप यहाँ पे डाल दो 3000, ठीक है। और ये भी किसने खरीदा सर, एक्स ने ही खरीदा था। तो एक्स ने 1 जून को RIL और इन्फोसिस, RIL के पुट ऑप्शन खरीदे, इन्फोसिस के कॉल ऑप्शन खरीदे, ठीक है। अब द काउंटर पार्टी का मतलब क्या होता है, यानी कि जिसने खरीदा तो उसको बेचा किसने। द काउंटर पार्टी इज क्लाइंट Y फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड Z फॉर इन्फोसिस। तो अब देखना, Y ने बेचा X को, Z ने बेचा X को। Y ने बेचा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, Z ने बेचा इन्फोसिस, तो X ने खरीदा। तीनों पार्टी का दिया हुआ है डिटेल। अब अगली तारीख 4 जून 2011 को क्या हुआ, क्लाइंट X ने फिर से खरीदा, मतलब ही हैज टेकन अ लॉन्ग पोजीशन। क्या, 6 लॉट कॉल ऑप्शन के, अभी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तो उसने यहाँ पे भी खरीदा था, कितने, 10 लॉट। तो क्या 10 में 6 ऐड कर दूँ, नहीं सर, क्योंकि उसने 10 लॉट पुट ऑप्शन के खरीदा, यहाँ 6 लॉट कॉल ऑप्शन के खरीदा। दोनों अलग अलग चीज़ें सर, 6 लॉट कॉल ऑप्शन के, तो ये आप अलग से लिखोगे। 4 जून को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एक्स लिमिटेड ने खरीदा है ऑप्शन, कौन से, कॉल। तो देखो पुट को कॉल के साथ तो नहीं ऐड कर सकते ना, दोनों सेम होता तो बात अलग होती। सेम होने के बाद सेम एक्सपायरी भी तो होनी चाहिए ना, ठीक है। तो उसकी एक्सपायरी थी 1000 की और जुलाई में एक्सपायर हो रहा था। 1000 की ये स्ट्राइक प्राइस थी और जुलाई में एक्सपायर हो रहा था। ये एक्स ने फिर से खरीदा, ठीक है। और क्या लिखा है ध्यान देना, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, हाँ, और यहाँ देखो सेल किया, मतलब अब पहली बार एक्स की शॉर्ट पोजीशन आ रही है, अदरवाइज उसका लॉन्ग 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 तीनों में खरीदा ही है उसने। अब उसने बेचा 3 लॉट कॉल ऑप्शन के इन्फोसिस के। अब ध्यान देना, उसने लॉन्ग कॉल खरीदा था, कॉल खरीदा था ना यहाँ पे, और अब कॉल ऑप्शन वो बेच रहा है। तो क्या मैं 12 में से 3 माइनस कर दूँ, नहीं कर सकता सर, मैं बताता हूँ क्यों। ध्यान देना, जो उसने इन्फोसिस का लॉन्ग किया था ना कॉल ऑप्शन, उसकी एक्सपायरी थी जून की। और यहाँ पे देखना, अब जो उसने शॉर्ट किया है, सेल किया है 3 लॉट कॉल ऑप्शन के इन्फोसिस के, उसकी एक्सपायरी है अगस्त की। तो ये दोनों ऑप्शन ही अलग अलग है, जून का खरीदा, अगस्त का बेचा, दोनों को एक साथ नेट ऑफ नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है। तो ये यहाँ पे लिख लो, एक्स इज अ सेलर, तो सेलर वाली साइड में आ गया, वो दूसरी साइड में। इन्फोसिस के उसने शॉर्ट किया है, यहाँ गलत है ना, ये सारा का सारा पता है क्या, एक्स के एंगल से दिया हुआ है, एक्स के एंगल से। ये थोड़ा सा बस ध्यान रखना, ये जो पोजीशन है ये एक्स के एंगल से दिया क्योंकि क्वेश्चन वैसा है, ठीक है। तो एक्स ने, ये देखो एक्स 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 दूसरे साइड में लिखा है, तो ये शॉर्ट 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 आ गया, तो ये एक्स के हिसाब से सारा का सारा। तो इन्फोसिस के कॉल ऑप्शन उसने बेचा 3 लॉट के, वो इसमें हम नहीं एडजस्ट कर सकते क्योंकि ये जून का खरीदा था, ये अगस्त का बेचा, ठीक है। अब आगे देखो, द काउंटर पार्टी फॉर बोथ ऑफ दीज एक्शन ट्रांजैक्शन इज क्लाइंट Y एंड Z। फिर से Y एंड Z है, लेकिन इस बार वो बायर्स है क्योंकि हमने बेचा है। तो ध्यान देना, ये है X, अच्छा नहीं बायर नहीं, यहाँ पे एक बायर एक सेलर आ गया। हमने RIL खरीदा था, ये वाला पार्ट हमने ये खरीदा, हम बोले तो एक्स ने ये खरीदा तो Y सेलर बन गया, और X ने ये बेचा तो Z आपका बायर बन गया, ठीक है। एक एक करके तो हम सिर्फ अभी ये जो टेबल बना रहे हैं उसमें सिर्फ यही लिख रहे हैं कि क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस ये प्रॉपरली लिखना भी एक बहुत भारी काम है। अब 6 जून को देखो, आखिरी तारीख, क्लाइंट एक्स ने बेच दिया, क्या बेचा सर, 7 लॉट बेचा है पुट ऑप्शन के, किसके, RIL के, और वो भी जुलाई वाले। ध्यान देना, उसने जुलाई वाले ही तो 10 लॉट खरीदे थे, उसमें से 7 लॉट बेच दिया। अब आप माइनस कर सकते हो, तो उसके पास वो वाले 3 ही लॉट बचे होंगे, ठीक है। तो उसने शॉर्ट करा पुट ऑप्शन 7 लॉट के, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया, और एक चीज़ लिख लो आगे, और उसने सेल किया है 8 लॉट कॉल ऑप्शन के इन्फोसिस के फॉर जून विद एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 3000। क्या किया उसने,
उसने बेच दिया 8 लॉट, इन्फोसिस के 8 लॉट उसने बेच दिया कॉल वाले। देखो इन्फोसिस का कॉल तो ये रहा, और वो भी जून, ये भी जून, तो 12 में से 8 उसने बेच दिया, तो 4 बचे। ध्यान देना, ये 10 में से 7 बेचा, ये 12 में से 8 बेचा, तो ये 3 और ये 4 बचे हैं एक्स के लिए। और यहाँ पे काउंटर पार्टी कौन थी? जब एक्स ने बेचा तो यहाँ पार्टी वाई थी, और एक्स ने जब ये बेचा तो पार्टी डब्ल्यू थी। ठीक है, क्वेश्चन करना क्या है सर ये बताओ, मज़ेदार। अब आपको ओपन इंटरेस्ट बताना है हर पार्टी का, हर पार्टी का कितना कॉन्ट्रैक्ट अभी भी ओपन है ये बताओ। और अब सिर्फ टेबल देख लो, बहुत है, मैं ये सब पहले हटा देता हूँ। सबसे पहले एक्स के एंगल से चलते, मेन पार्टी वही है पूरे इसमें। एक्स ने पहले तीनों कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं और आखिरी के तीनों कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं। खरीदने का नेट ऑफ किया जा सकता है बेचने के साथ, प्रोवाइडेड सेम चीज़ जो खरीदी है वही बेची हो। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं बेचने से ही शुरुआत करता हूँ। इन्फोसिस का उसने शॉर्ट किया था कॉल ऑप्शन अगस्त का। ध्यान देना, ये अगस्त कहीं पे भी वापस रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो उसने बेचा था वो वापस कभी खरीदा ही नहीं अभी तक। तो ये पोजीशन ओपन की ओपन रह गई, ये नहीं क्लोज होती या फिर कम भी नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आप जुलाई वाला एक्स ने क्या किया, ध्यान देना, पुट ऑप्शन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। तो आप एक काम करो, रिलायंस का पुट देखो, ये रहा रिलायंस, नहीं ये रहा रिलायंस, और ये है उसका पुट, और वो भी जुलाई का। मैच कर रहा है, सब कुछ मैच कर रहा है, स्ट्राइक प्राइस भी मैच कर रही है। कई बार क्या होता है जुलाई का ही होगा लेकिन स्ट्राइक प्राइस अलग होगी तो भी माइनस नहीं होता, तो सब कुछ मैच कर रहा है। तो और उसने किया क्या है, उसने लॉन्ग का शॉर्ट किया, यानी कि अब आपका जो 10 लॉट आपने खरीदे थे उसमें से 7 लॉट आपने बेच दिए, यानी कि ये जो लिखोगे ना, ये ओपन इंटरेस्ट कितना है, 3 सिर्फ। तो ये आप लिख दोगे सबसे पहले 3 ओपन इंटरेस्ट है, कहानी खत्म। तो ये वाला पार्ट पूरी तरह से हो गया खत्म एक्स के लिए, वाई के लिए नहीं हुआ। ठीक है, अब दूसरा वाला पार्ट लो। ये मैं हटा देता हूँ, वापस क्लियर करूँगा तभी तो पता चलेगा। अब लास्ट वाला लो, एक्स ने बेचा है, ठीक है, एक्स ने बेचा, क्या बेचा सर, इन्फोसिस का कॉल ऑप्शन शॉर्ट करा है। तो पहले पता कर लो कि क्या कहीं एक्स ने इन्फोसिस का कॉल ऑप्शन खरीदा था। सर देखो, इन्फोसिस का कॉल ऑप्शन एक्स ने खरीदा था। तो अब मैच करने की कोशिश करो कि वो कॉल जो खरीदा था वही बेचा क्या। यस सर, उसकी भी एक्सपायरी जून की है, इसकी भी जून की है, प्राइस स्ट्राइक प्राइस भी 3000 है, ये भी 3000 है, तो 12 में से उसने 8 बेच दिया। तो यहाँ बैलेंस कितना बचेगा, 4 का। तो ये देखो, ये हो गया, और ये है 4 का बैलेंस। ठीक है, कहानी खत्म हो गई। अब क्या बचा सर, कुछ नहीं बचा। ध्यान देना, आप एक्स का ये ख़त्म कर चुके हैं, जो जो ख़त्म हो गया एक्स का वो मैं बताता हूँ। आपका ये पार्ट ख़त्म हो गया इसके साथ, ये पार्ट ख़त्म हो गया इसके साथ। अब एक्स का सिर्फ ये पार्ट और ये बचा हुआ है, मैं इसको हटा लेता हूँ। अब एक्स के एंगल से देखो तो सिर्फ ये और ये बचा हुआ है, जो कि दोनों अलग अलग है, नेट ऑफ तो होगा नहीं एक दूसरे के साथ। तो बस ख़त्म करो यहीं पे, इन चारों को लिखना है। रिलायंस के 3, इन्फोसिस के 4, बराबर है, रिलायंस के 3, इन्फोसिस के 4, रिलायंस का लॉन्ग कॉल ऑप्शन पूरा का पूरा वैसे ही पड़ा हुआ है, और इन्फोसिस का शॉर्ट ऑप्शन अगस्त वाला पूरा का पूरा वैसे ही पड़ा हुआ है 3 का। ये हो गई एक्स की पोजीशन। ओपन इंटरेस्ट फॉर एक्स, एक्स के कितने कॉन्ट्रैक्ट कौन से वाले ओपन हैं अभी तक। ठीक है, अब वाई की बात करते हैं सर। अब इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा, वाई के एंगल से देखो। पहले तो देख लो वाई का कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट है। वाई का इन्वॉल्वमेंट यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, अब इन तीनों में कुछ ऐड हो रहा होगा एक दूसरे के साथ तो ऐड कर दो, लेस हो रहा होगा तो लेस कर दो। ध्यान देना, सबसे पहले जुलाई, जुलाई और जुलाई, तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ये एक दूसरे के साथ हो सकता है। यही तीनों में अगर आप देखोगे तो रिलायंस, रिलायंस और रिलायंस, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये जो उसने शॉर्ट करा है वो है पुट ऑप्शन, नहीं ये तो शॉर्ट छोड़ दो। वाई ने तो बाय किया है, क्या, पुट। तो कहीं वाई ने पुट को बेचा है क्या, हाँ ये देखो, वाई ने पहला लिखा है यानी कि बाय किया है रिलायंस का पुट ऑप्शन, और यहीं पे वाई ने रिलायंस का ही पुट ऑप्शन बेचा था। तो 10 में से 7 ऑप्शन वाई बेच चुका है, नेट ऑफ कर चुका है। पहले उसने बेचा था, अब उसने खरीद लिया, तो 3 ही ऑप्शन उसके बेचे हुए, शॉर्ट पोजीशन बाकी है उसकी। वाई की ज़्यादा पोजीशन क्या है, शॉर्ट है, तो वाई
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शॉर्ट, पुट, और ये 12 में से 7 गए 3, बाकी सारा वैसे ही। और उसके बाद वाई का, ये दोनों तो एक दूसरे से सेटल हो गए। अब ये वैसा का वैसा ही लिख दो कि रिलायंस के उसने कॉल खरीदे 6 और वो पूरे ओपन पड़े हुए। रिलायंस के उसने कॉल खरीदे नहीं बेचे थे, शॉर्ट है ना, दूसरे नंबर पे लिखा है उसका नाम वाई, तो बेचे थे और वो पूरे के पूरे वैसे ही पड़े हुए कॉल 6। ठीक है, अब आते हैं एक्स की बात करते हैं। आसान नहीं है सर ये चीज़ समझना, बट प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है। अब एक्स वाई जेड की बात करते हैं। ये है जेड और ये है जेड। ध्यान देना, ये जून है, ये अगस्त है, जेड इसके अलावा कहीं है ही नहीं, तो ये दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट उसके ओपन है। यहाँ जेड की शॉर्ट पोजीशन है, इसमें जेड की शॉर्ट पोजीशन है और यहाँ जेड की लॉन्ग पोजीशन है। तो बस यही चीज़ लिख लो, जेड की इन्फोसिस में शॉर्ट पोजीशन, इन्फोसिस में लॉन्ग पोजीशन, दोनों उसने इन्फोसिस ही खरीदा बेचा था। ये दोनों अलग अलग है, कभी एक दूसरे से नेट मत कर देना, दोनों अलग अलग टाइम पे एक्सपायर हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। और डब्ल्यू तो देखो, डब्ल्यू तो और कहीं है ही नहीं, जो उसने ओपन की थी पोजीशन बस वही है, उसके अलावा डब्ल्यू कहीं नहीं है, तो वो तो पूरा का पूरा वैसे का वैसा ही लिख दो। ये है सर ओपन इंटरेस्ट, बहुत ही ऐसा पांचट सा है। ठीक है, इसके साथ सर हमारा पूरा सिलेबस हुआ ख़त्म डेरिवेटिव्स का। 67 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन बचा है, 66 क्वेश्चन हमने कर लिए है। आई एन्जॉयड अ लॉट। थोड़ा टेक्निकल है, आई अंडरस्टैंड, प्रैक्टिकलिटी से आप उतना रिलेट नहीं, रिलेटिव लाइक रियल लाइफ से उतना रिलेट नहीं कर पाते, पर सर मज़ा आता है। मतलब थोड़ा उसमें अगर फेस करो आप इस चीज़ को और कंप्लीट करो तो है सर असली मज़ा। डेरिवेटिव्स चैप्टर आपका ख़त्म हुआ सर, हल्के में मत लेना, तो कम से कम 16 मार्क्स के क्वेश्चन डेरिवेटिव्स में से आने वाले हैं। अच्छी चीज़ क्या है पता है, क्वेश्चन इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर समझ जाए तो। समझना डिफ़िकल्ट है, इसलिए कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगा। लाइक 67 क्वेश्चन एक तरफ होते हैं और 100 क्वेश्चन पोर्टफोलियो या सिक्योरिटी वैल्यूएशन के एक तरफ होते हैं, दोनों को टाइम सेम ही लगता है, क्योंकि यहाँ समझाना बहुत कुछ है आपको, और वो भी छोटा छोटा। इसके बाद सर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का अपन चैप्टर लेंगे। डेरिवेटिव्स का ही वो एक्सटेंशन है, तो उसमें भी थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 30-40 क्वेश्चन है, तो जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद सर सबसे बेस्ट चैप्टर शुरू होगा, वो है फॉरेक्स। तो आई विल बी होपिंग कि इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट जल्द से जल्द खत्म हो जाए। द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज़ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर टुमारो, आज अभी कितना बज रहा है पता है, 12:23। आपको यहाँ पे टाइम दिख रहा है क्या, ये देखो ऊपर में देखना, बहुत बारीक सा है, 12:23, मतलब सुबह के मॉर्निंग के 12:25 हो चुके हैं। 14 अगस्त है आज की। आज का टारगेट था सर ख़त्म होने का, इसलिए सुबह से लगा था मैं, तकरीबन 8 बजे से आके अभी 12:30 बज रहे हैं, आई एम वेरी मच टायर्ड। खाना खाया था शाम को, मतलब कुछ छोटा मोटा खा लिया था हेल्दी सा मैंने। बॉइल्ड ब्लैक वो जो आते हैं चने होते हैं वो मंगाए थे, और चीला मंगाया था। तो अब जाके घर पे, अभी एक्चुअली मेरी वाइफ अपने घर पे गई हुई है उसके एग्ज़ाम से, तो शी इज़ इन दिल्ली राइट नाउ, आई एम इन नागपुर। तो अभी मैं घर जाऊंगा, सारा बंद करके घर जाऊंगा, घर पे जाके आराम से पोहा बनाऊंगा। आई लव मेकिंग पोहा। और थोड़ा बहुत मोबाइल शोबाइल करेंगे और फिर सो जाएंगे सर। कल है संडे, कल कोई ऑफिस नहीं आएगा, कल मैं आऊँगा, लेकिन आराम से उठ के आऊँगा, क्योंकि चैप्टर जब ख़त्म होता है ना तो आई सेलिब्रेट फॉर अ डे, दैट इज़ काइंड ऑफ अ रिवॉर्डिंग थिंग। तो आऊँगा आराम से, थोड़ा एडिटिंग करेंगे, जितने भी डेरिवेटिव्स के लेक्चर है सबको एडिट करके कंप्लीट करके फिर मैं अपने स्टाफ को दे दूँगा कि आप इसे अपलोड कर दो एनक्रिप्शन करके, गूगल ड्राइव वालों को दे दो और मोबाइल में अपलोड कर दो, ताकि। और कल मैं प्लानिंग कर लूँगा परसों से इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट जो चैप्टर शुरू करना है उसकी। तो सर ऐसी कहानी चलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं और भी डिस्कस करने के लिए अपार्ट फ्रॉम दी क्लासेस, बट आई होप यू आर एन्जॉइंग द क्लासेस। एक चीज़ के लिए मैं आपसे ज़रूर सॉरी बोलूँगा कि मैं शायद इतनी मस्ती नहीं कर पाता क्लासेस के दौरान। पहले ही फास्ट ट्रैक बैच चल रही है और मैं बहुत ज़्यादा कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ कम टाइम में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार मैक्सिमम चीज़ें तो आपकी कवर हो ही जाए, तो ऐसे में ना टाइम सच में नहीं मिल पाता कि मैं मस्ती करूँ, गाने गाऊँ, डांस करूँ, जैसे भी मतलब दूसरी क्लासेस में अगर होता होगा तो। फेस टू फेस में ऐसा होता था पहले क्लासेस में, मतलब मेरी नहीं दूसरों के, तो वो सब चीज़ें नहीं पॉसिबल होती। मतलब एक चीज़ बहुत क्लियर बता देता हूँ कि आप बिल्कुल आइए सर, पढ़िए, मज़े से पढ़ेंगे। मतलब आप सच में कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हो, ड्रीम के साथ आते हैं तो फिर आइए सर, क्योंकि जब आप सपना लेके इस क्लास को ओपन करते हैं ना, किसी भी क्लास को ओपन करते हैं और क्लास देखते हैं, जब आपके मन में वो सपना होता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तब आपको ना कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दिखती कि थोड़ी देर मज़े कर लें, थोड़ा मज़ा हंसी मजाक हो जाए, थोड़ा सा और कुछ हो जाए, क्योंकि बाकी सब चीज़ें फिर डाइवर्जन लगता है। मुझे भी
मुझे भी डाइवर्जन लगता है। अब मैं भी एक मिशन पे ही हूँ कि यार 3 महीने में मेरे को फास्ट ट्रैक कंप्लीट करना है, इंग्लिश का भी हिंदी का भी एट द सेम टाइम। तो 200-250 घंटे जो भी होगा, 250 घंटे के आसपास बनेगा कंटेंट, दोनों का मिला के 125 घंटे। तो एक टाइम नहीं मिल पाता। और इसके अलावा भी ऐसा है कि आई गिव इम्पोर्टेंस टू माई लाइफ, मतलब टू टाइम। सो I don't like wasting the time in the other things, and I'm extremely sorry for that if I am not helpful in entertaining you people. That's it, sir. This is the end of the derivatives, and we are going to meet in the next lecture for the interest rate risk management chapter. Bye bye. No one ever tells students why they should write something. Well, why are you writing? Well, you need the grade. It's like, no, you need to learn to think, because thinking makes you act effectively in the world. Thinking makes you win the battles you undertake, and those could be battles for good things. If you can think and speak and write, you are absolutely deadly. Nothing can get in your way. It's the most powerful weapon you could possibly provide someone with.